20 अप्रैल 1889 को एलोइस हिटलर और क्लारा पोज़लो के यहाँ ऑस्ट्रिया के एक टाउन फर्नाउ एम इन में हिटलर की पैदाइश होती है। अल्लाह की तरफ से दी गई अशरफुल मखलूकात की जिंदगी उसने अपने 6 कुत्तों और अपनी मोहब्बत एवा ब्राउन के साथ अपने ही हाथों खुदकुशी करके ख़त्म ज़रूर की, मगर इस तरह की अजीब खुदकुशी के पीछे आप उनकी सोच जानकर हैरान होने वाले हैं। मैं हूं जुबैर बलोच और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ज़ीरो टू हीरो सर। कस्टम सर्विसेज से रिटायरमेंट पर उनके फादर की अच्छी खासी पेंशन के बावजूद हिटलर सेकेंडरी एजुकेशन से आगे ना बढ़ सके। वो स्कूल छोड़ने के बाद एक अच्छे आर्टिस्ट के ख्वाब देखने लग जाते हैं, मगर एक एवरेज स्टूडेंट होते हुए फाइन आर्ट्स के किसी अच्छी एकेडमी में उनका एडमिशन नहीं हो पाता। 1913 एट म्यूनिक हिटलर ऑस्ट्रियन मिलिट्री सर्विसेज में अप्लाई करते हैं, मगर 2 टेस्टिकल्स की जगह सिर्फ 1 टेस्टिकल होते हुए उनको मिलिट्री सर्विसेज के लिए अनफिट करार दिया जाता है। मगर दोस्तों, अल्लाह के फैसले कोई नहीं जानता। चंद ही महीनों बाद 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो जाती है, तो हिटलर दोबारा किंग लुइस III को पिटीशन भेजता है कि उसे वॉर में लड़ने की इजाज़त दी जाए। दोस्तों, एक मशहूर कहावत है, वक्त आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान हिटलर को किंग लुइस III का बाप तो ना बनाया गया, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 में एक छोटे से ओहदे के फाइटर की हैसियत से उसे लड़ने की इजाज़त दी गई। हिटलर अपनी बहादुरी की वजह से जंग के दौरान हमेशा फ्रंट लाइन पर रहे। उनकी बहादुरी की वजह से दिसंबर 1914 में उन्हें पहले आयरन क्रॉस 2nd क्लास से नवाजा गया एंड अगस्त 1918 में आयरन क्रॉस 1st क्लास से नवाजा गया। दोस्तों, हिटलर की यूरोप स्पेशली यहूदियों को दिखाई गई हिटलरशिप समझने के लिए वर्ल्ड वॉर 1 को मुख्तसर समझना ज़रूरी है। जर्मनी का वर्ल्ड वॉर 1 हारने के बाद वहां के प्रेसिडेंट ने इस्तीफा दे दिया। अब गवर्नमेंट का बनना जरूरी था। एक साहिब अकल इंसान अच्छी तरह समझ सकता है कि जंग हारने के बाद जो गवर्नमेंट बनेगी वो एक गुलाम और कठपुतली गवर्नमेंट के सिवा कुछ न होगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे अमेरिका अफगानिस्तान वॉर के बाद हामिद करज़ई की शक्ल में अमेरिका ने अपना मोहरा अफगानिस्तान में बिठा दिया। जर्मनी की इस नई नवेली गवर्नमेंट ने अपने मुखालिफिन के साथ एक मुआहदा साइन किया जिसे ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स कहते हैं। दोस्तों, इस मुआहदे के तहत जर्मनी पर बहुत सारी पाबंदियां आयद कर दी गईं, जिसमें 13% लैंड एरिया छीनने के साथ साथ 75% आयरन, 26% ऑयल और वर्ल्ड वॉर 1 के हार जाने के नाम पर बहुत बड़ी रकम अदा करने के साथ साथ जर्मनी को किसी किस्म की कोई मिलिट्री रखने की भी इजाज़त नहीं थी। नवंबर 1918 में ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन होने के बाद वहां की अवाम अपनी हुकूमत से खुश नहीं थी। इसी दौरान वहां जुलाई 1919 में स्टेट की तरफ से हिटलर को एक इंटेलिजेंस एजेंट का ओहदा दिया गया। दोस्तों, हिटलर को एक जासूस की हैसियत से जर्मन वर्कर्स पार्टी में शमूलियत करके उनके राज जानने के ऑर्डर्स दिए जाते हैं और वो अपने मिलिट्री हेड्स की मदद से एक ही हफ्ते में जर्मन वर्कर्स पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं। अगस्त 31, 1920 हिटलर आर्मी से डिस्चार्ज होकर फुल टाइम पार्टी मेंबर बन जाता है और कुछ ही अरसे बाद इस पार्टी का नाम नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा जाता है, जो नाज़ी पार्टी के नाम से मशहूर है। दोस्तों, हिटलर एक बहुत ज़बरदस्त स्पीकर था। वो अपनी तकरीरों में हमारे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान था। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स और यहूदियों के खिलाफ हर वक्त एक्टिव होने की वजह से और हमारे इमरान खान साहब की तरह कौम से बड़े बड़े वादे करने की वजह से वो जर्मन पब्लिक में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था। इस वजह से दोस्तों, देखते ही देखते 29 जुलाई 1921 को पार्टी वोटिंग के जरिए हिटलर नाज़ी पार्टी के चेयरमैन बन जाते हैं। गवर्नमेंट के खिलाफ हर वक्त एक्टिव होने की वजह से उन्हें 1 अप्रैल 1924 को 5 साल कैद की सज़ा सुना दी जाती है, मगर सिर्फ 1 साल बाद ही रिहाई पाने में कामयाब हो जाते हैं। जेल के इस 1 साल में उन्होंने अपनी किताब का फर्स्ट एडिशन माई स्ट्रगल पब्लिश करवाया। 1932-1933 में जर्मनी में जनरल इलेक्शंस होते हैं, जिसमें मुख्तलिफ पार्टीज मिलकर एक गवर्नमेंट बनाती हैं और हिटलर को चांसलर यानी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा दिया जाता है।
अगले ही साल अगस्त 1934 को जर्मन प्रेसिडेंट पॉल वॉन हिंडनबर्ग की डेथ होते ही हिटलर की पावरफुल लाइफ शुरू हो जाती है। वो चांसलरी के साथ साथ प्रेसिडेंसी के ओहदे पर फाइज होकर जर्मनी के एक अकेले सुप्रीम लीडर बन जाते हैं और अब वक्त शुरू होता है हिटलर की हिटलरशिप दिखाने का। वो पावर में आते ही डेमोक्रेसी हटाकर डिक्टेटरशिप लागू कर देते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 में बिखरा हुआ जर्मनी अब मिलिट्री जर्मनी में तब्दील हो जाता है और अब वक्त आ जाता है उन लोगों से, उन कौमों से बदला लेने का जो 11 साल पहले वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी को पूरी तरह बिखेर चुके थे। दोस्तों, जर्मनी को इस लायक बनाने के पीछे अल्लाह की हिकमत के साथ साथ सिर्फ एक इंसान एडोल्फ हिटलर की सोच और मेहनत थी। दोस्तों, मैं अल्लाह की हिकमत का वर्ड बार बार इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आज उंगलियों पर गिनने के लायक चंद यहूदी फ़लस्तीन के साथ पूरे मिडिल ईस्ट और यहाँ तक कि अमेरिका तक को अपनी उंगलियों के नाच नचाते हैं। अगर वो 50-60 लाख यहूदी जो हिटलर की तरफ से मारे गए आज की दुनिया में इन यहूदियों के साथ मौजूद होते तो हमारी इस दुनिया का क्या हशर होता, हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हिटलर की नाज़ी पार्टी वालों की तरफ से 10 मई 1933 को 25,000 से ज़्यादा किताबें जलाई गईं, ये कहते हुए कि ये जर्मन आइडियोलॉजी के खिलाफ हैं। दोस्तों, उस वक्त इस तरह के मनगढ़ंत साइंसी रिसर्च पेपर निकाले जाते थे जिसमें ये प्रूव किया जाता था कि जर्मन लोग एक आला नस्ल के लोग हैं, कोई भी काम, कोई भी कुर्बानी देने में सबसे मुनफरिद लोग हैं। इस तरह दोस्तों वो जर्मन लोगों को इमोशनली उभारते थे। जर्मन यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस नाज़ी पार्टी की आइडियोलॉजी के मुताबिक बनाए गए। इन्हीं कुछ वजूहात की वजह से मशहूर ज़माना साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो उस वक्त पर्शियन एकेडमी ऑफ साइंसेस में काम सरंजाम दे रहे थे, वो अपनी वाइफ के साथ जर्मनी छोड़कर बेल्जियम चले गए, ये कहते हुए कि मुझे ऐसे मुल्क का सिटीजनशिप ही नहीं चाहिए जहां बोलने और पढ़ाने की आज़ादी ना हो। आइंस्टाइन के इस अमल पर जर्मन मीडिया ने आइंस्टाइन को गद्दार और यहूदियों के हामी होने के टाइटल्स भी दिए। यहाँ तक कि दोस्तों नाज़ी पार्टी वालों की तरफ से आइंस्टाइन को मारने वालों के लिए एक भारी इनाम तक रखे गए, जिसकी वजह से आइंस्टाइन बेल्जियम छोड़कर इंग्लैंड चले गए। इस दौरान दोस्तों जर्मन लोगों को पूरी तरह ये रियलाइज कराया गया कि यहूदी उनके दुश्मन हैं और उनको मारने में और जर्मनी से मार भगाने में ही जर्मन लोगों की और उनकी आने वाली नस्लों की भलाई है, जो कि आज अगर फ़लस्तीन में यहूदियों का किरदार देखा जाए तो गलत ना होगा। दोस्तों, हिटलर की हमेशा से सोच थी कि जर्मनी के अंदर सिर्फ प्योर जर्मन लोग हों, इसके अलावा बकाया नस्ल को या मारा जाए या मार भगाया जाए और उन प्योर जर्मन लोगों के लिए एक बहुत कुशादा ज़मीन भी हो। इसी ख्वाब की तामील में सबसे पहले वो जर्मन फोर्सेस को ऑस्ट्रिया के अंदर मार्च करवाकर ऑस्ट्रियन असेंबली डिसॉल्व करवाकर ऑस्ट्रिया को अपने मुल्क के अंदर शामिल कर देता है। ऑस्ट्रिया के बाद हिटलर का नेक्स्ट टारगेट चेकोस्लोवाकिया होता है और बड़ी आसानी के साथ जर्मन फोर्सेस उस पर भी कब्जा कर लेती हैं। अब हिटलर इंग्लैंड को टारगेट बनाते हुए पहले पोलैंड पर हमला करता है। पोलैंड पर कब्जा करने के लिए हिटलर बड़ी चालाकी के साथ सोवियत यूनियन के साथ एक एग्रीमेंट करता है और 1 सितंबर 1939 को 10 लाख आर्मी के साथ पोलैंड पर हमला करता है और वो तकरीबन पोलैंड पर कब्जा कर भी लेता है। मगर ये बात फ्रांस और इंग्लैंड को हजम नहीं होती और वो साथ मिलकर जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। दोस्तों, मैं वाज़ेह करता चलूं कि हमारा टॉपिक एडोल्फ हिटलर है, इसलिए वर्ल्ड वॉर 2 के मराइल हम मुख्तसर से बयान करते हुए अपने टॉपिक पर फोकस करेंगे। फ्रांस और इंग्लैंड के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और कनाडा भी जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर करते हैं। मगर दोस्तों यहाँ ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 उस वक्त तक भी शुरू नहीं हुई थी। इस पीरियड को फोनी वॉर कहा जाता है, मतलब झूठ मूठ की ज़बानी जंग, क्योंकि दोस्तों उस वक्त तक इनमें से किसी भी कंट्री ने बाकायदा तौर पर पोलैंड को अपनी मिलिट्री सपोर्ट नहीं दिया था और तकरीबन एक ही हफ्ते में आधे पोलैंड पर सोवियत यूनियन और आधे पोलैंड पर हिटलर का कब्जा हो चुका था।
یعنی آدھا پولینڈ ایڈولف ہٹلر کا اور آدھا پولینڈ جوزف اسٹالن کا۔